जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए आज हम बात करने वाले हैं झारखंड जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बात करेंगे आज। बता दें कि ये 20 प्रश्न, भले आपको प्रश्न ये 20 लग रहे होंगे, लेकिन 20 के साथ साथ ये कम से कम 100 क्वेश्चंस आपके जरूर कवर कर लेंगे ये 20 प्रश्न। तो कह सकते हैं कि एक प्रश्न के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट और भी बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को भी हम साथ ही साथ कवर करते चलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से वैसे प्रश्न हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम में जो भी है वो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके समझते हैं। ये क्वेश्चंस बता दें कि आपके, चाहे वो जेपीएससी एग्जाम हो या तो जेएसएससी एग्जाम हो, इन दोनों एग्जाम्स के लिए आपको कह सकते हैं कि आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और आज हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न में। तो आज का पहला सवाल है कि ख्वास खां किसके सेनापति थे। ख्वास खां किसके सेनापति थे? ऑप्शन है शेर खां, जहांगीर, अकबर या हुमायूं। तो बता दें कि शेर खां आपने नाम सुना होगा, शेर खां जिसे शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ख्वास खां जो है वो शेरशाह के ही कह सकते हैं कि सेनापति थे। अब यहाँ पे सवाल उठता है शेर खां, आखिर में शेर खां या तो फिर शेरशाह, ये शेरशाह थे कौन? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो शेरशाह अगर बात करें तो ये 1528 ईस्वी में, डेट आपको जरूर याद रखने हैं, 1528 ईस्वी में ये दक्षिण बिहार का शासक बना। अब उस समय क्या था कि बिहार दो भागों में बटा हुआ था। एक कहलाता था उत्तरी बिहार ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे कहलाता था दक्षिणी बिहार। तो वो क्या है कि 1528 में दक्षिणी बिहार का ये शासक बनते हैं। फिर उसने क्या किया कि मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष, कह सकते हैं कि लगभग 1530 से लेकर 1540 में झारखंड क्षेत्र में कई बार उसका उपयोग किया। इसके अलावा भी अगर बात करें शेरखा ने, तो बंगाल के शासक के साथ भी कई सारे संघर्ष देखने को मिलता है। और बंगाल आने और जाने के क्रम में झारखंड से होकर कह सकते हैं कि कई बार वो कह सकते हैं कि यहाँ से अगर रास्ता गुजर रहा है तो इस रास्ते से होकर के कई बार वो गए, जिसके कारण से झारखंड के रास्ते से होकर गुजरने वालों में अगर देखा जाए तो शेर शाह का स्थान जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा कुछ अगर बात करें तो उसका पुत्र जलाल खां, याद रखेंगे शेर खां का पुत्र जलाल खां तेलियागढ़ी, जो कि राजमहल के निकट है, जो कि साहिबगंज जिला में अवस्थित है, वहाँ की नाकाबंदी वो कर रहे थे। जब कह सकते हैं कि जब शेरशाह यहाँ से पश्चिम बंगाल जा रहे थे, तो उसी समय उसके पुत्र जो थे वो कह सकते हैं कि राजमहल क्षेत्र में, आप नाम सुना होगा तेलियागढ़ी, जो राजमहल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके हम आगे बात करेंगे कि राजमहल को किसने बंगाल की राजधानी भी बनाई थी, इसके बारे में भी सवाल हम देखेंगे। इससे रिलेटेड भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो जलाल खान ने क्या था कि यहाँ पे क्या कि ये कब्जा करने में लगे हुए थे, किस क्षेत्र में? तो राजमहल क्षेत्र में, या तो कह सकते हैं कि तेलियागढ़ी क्षेत्र में, वहाँ पे नाकाबंदी करने में लगे थे। शेर खां बंगाल के शासक से लूटी गई संपदा के साथ साथ राजमहल के पास गंगा पार किया और मुगलों को चकमा देकर कह सकते हैं कि झारखंड के रास्ते रोहतासगढ़ पहुंचा था। रोहतासगढ़ पर याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि रोहतासगढ़ पर शेर खां ने कब अधिकार कर लिया था, तो रोहतासगढ़ में अगर बात करेंगे कि रोहतासगढ़ कहाँ पे है, ये बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसे याद रखेंगे 1538 ईस्वी, ये डेट आपको जरूर याद होनी चाहिए। 1538 ईस्वी में शेर खां ने रोहतासगढ़ को अपने कब्जा में ले लिया था। बात करें झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश मार्ग अगर कहीं बात करें प्रशस्त कराने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है वो शेर शाह को ही माना जाता है। साथ ही साथ ग्रैंड ट्रंक रोड आप पढ़े होंगे जरूर कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो वो या तो किससे संबंधित है, तो शेरशाह सूरी से ही संबंधित माना जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे शेर खां ने अपने सेनापति ख्वास खां को झारखंड के पलामू क्षेत्र में चेरो शासक, उस समय चेरो शासक कौन थे? महारथ चेरो। तो उसी के विरुद्ध कह सकते हैं कि उस पर आक्रमण कर उसका दमन करने के लिए भेजा गया था। तो ये सभी चीज़ आप याद रखेंगे। इन सभी सवालों को आपसे कई सारे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से सवाल इसका ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए, यानी शेर खां के ये सेनापति हैं ख्वास खां। आगे चलते हैं आज की अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तारीख ए शेरशाही के लेखक कौन है? अब यहाँ पे सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, तारीख फिरोज शाही नहीं है, तारीख शेरशाही है।
तो तारीख शेरशाही के लेखक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखेंगे अहमद यादगार। अहमद यादगार इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यादगार के द्वारा ही तारीख शेरशाही के लिखा गया था। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर में ये पुस्तक है क्या। तो हम जानते हैं कि जब शेर खां की अनुपस्थिति में वह झारखंड के जंगल पहाड़ों से निकल आता था, जैसे कई सारे ऐसे व्यक्ति थे जो कि महारथ चेरो की लूटपाट, हम जानते हैं कि महारथ चेरो एक ऐसे माना जाता है शासक जो कि वो यहाँ तक कि शेरशाह सूरी के क्षेत्र में जहाँ पे होता था वहाँ पे जा कर के वो कई सारे सामान जो वो लूट कर ले आते थे, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल और भी कई सारे उसके शिविर में जा कर के। तो ये कह सकते हैं कि महारथ चेरो के संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। शेर खां की अनुपस्थिति में वह झारखंड जंगल पे पहाड़ों में निकल आता था और दक्षिण बिहार में घुस आता था, जहाँ वह किसानों को लूटता था। इसके बारे में जानकारी जो वो इसी में दिया गया है तारीख शेरशाही में। तारीख ए शेरशाही में इसकी जानकारी जो है वो दी गई है कि कैसे जो है इसके बारे में बताया गया है कि कैसे महारथ चेरो की लूटपाट के कारण यात्रियों के लिए बंगाल आना जाना मुश्किल हो गया था और उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वो शेर खां के शिविर में जा कर के वहाँ से कई सारे उसके सामान जो वो लूट कर ले जाते थे। तो इसके बारे में इस पुस्तक में इसकी जानकारी जो वो दी गई है तारीख शेरशाही। तो इसके लेखक कौन है, अहमद यादगार। तो याद रखेंगे इसके लेखक जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमद यादगार। अब यहाँ पे एक और चीज़ है यहाँ पे कि कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि आखिर में इस आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो याद रखेंगे श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी को प्राप्त करना। श्याम सुंदर इसका नाम जो आप जरूर याद रखेंगे कि इस हाथी का नाम क्या था, तो श्याम सुंदर था। श्याम सुंदर था। अब श्याम सुंदर हाथी की कुछ खासियत थी जिसको प्राप्त करने के लिए हर कोई चाहता था कि ये हाथी जो वो हमें प्राप्त हो। अब ऐसा इसमें खासियत क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता जो था वो अपने मस्तक पर कभी ये धूल नहीं डालते थे। तो सबसे पहला तो इसका एक खासियत यह था कि अपने मस्तक पर ये कभी धूल नहीं लगने देते थे, ये श्याम सुंदर हाथी का। दूसरा इस पर क्या था कि मस्त हो जाने पर उसका सामना करना बड़ा कठिन होता था, क्योंकि ये हाथी जब एक बार ये अगर कहीं कह सकते हैं कि अपने मस्ती में डूब जाए, या तो कह सकते हैं कि मस्ती में आ जाए, तो या तो कह सकते हैं कि अपने रुतबा दिखाना जब शुरू कर दे, तो ये हाथी को कह सकते हैं कि कोई भी कह सकते हैं कि सामना करना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए कह सकते हैं कि ये हाथी जो है श्याम सुंदर हाथी, ये काफ़ी प्रचलित माना जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे शेर खां के सेनापति ख्वास खां 4000 घुड़सवारों के साथ रोहतास के लिए रवाना हुआ था और सोन नदी पार कर उस एक अत्यंत दुर्गम घाटी से गुजरा। अंततः ख्वास खां और दरिया खां ने महारथ चेरो को घेर लिया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। लूट के अन्य सामानों में अगर बात करें तो श्याम सुंदर हाथी प्राप्त किया था। शेर खां के इसको हाथी देखकर ये काफ़ी प्रसन्न हुआ था और ये बताया था कि इसने मुगलों की गद्दी पर हासिल करने का ये शुभ लक्षण माना था। जैसे याद रखेंगे कि जब तारीख शेरशाही में इसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा जो दिया गया है वो किसके बारे में दिया गया है, एक तो महारथ चेरो जो कि चेरो शासक थे, महारथ चेरो इसके बारे में, और दूसरा है शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी और कह सकते हैं कि महारथ चेरो, इन दोनों के बारे में इसमें जो है वो चर्चा की गई है। साथ ही साथ शेरशाह सूरी के एक जो सेनापति थे ख्वास खां, तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि ख्वास खां किसके सेनापति थे, तो शेरशाह सूरी के। इसकी जानकारी जो वो किस पुस्तक में मिलती है, तो तारीख शेरशाही के लेखक कौन है, अहमद यादगार। इसके बारे में आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि शेर खां के सेनापति ख्वास खां ने कितने घुड़सवारों के साथ जो वो रोहतास रवाना हुआ था और किस नदी के किनारे महारथ चेरो को हराया था, तो याद रखेंगे उस नदी का नाम था सोन नदी पार करके, और वहाँ पे युद्ध हुआ था जिसमें से कह सकते हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सामग्री और भी कई सारे हाथी हो गया, कई सारे सामान जो उसको प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ ये शेरशाह सूरी के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में माना जा रहा था कि एक ऐसा निर्णायक युद्ध है जो कि कह सकते हैं कि आगे चलकर ये मुगलों की गद्दी को हासिल करने का शुभ लक्षण भी माना जा सकता है।
और कुछ ऐसा हुआ भी था जो कि 1540 में जाकर के मुगलों को हरा करके और शेरशाह सूरी जो है वो अपना स्थापना भी करते हैं, अपना गद्दी में हासिल कर लेते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से लक्षण माना जाता है उस समय का। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया और किसके किसके बीच में हुआ था। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि आखिर में चौसा का युद्ध है क्या। तो याद रखेंगे 26 जून 1539 को 26 जून 1539 को 26 जून 1539 को शेर खां ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर चौसा में मिली सफलता के बाद रोहतास से वीरभूम तक इलाका जो वो शेर खां के कब्जे में आ गया। अब ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि चौसा का युद्ध एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जो कि शेर खां और मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर दिया था। चौसा का युद्ध अगर पूछा जाए कि ये कब हुआ था तो 26 जून 1539 को यह युद्ध लड़ा गया था, चौसा का युद्ध। इसमें से सफलता किसे प्राप्त हुआ, तो सफलता जो मिला था वो शेरशाह सूरी को और हुमायूं की इसमें हार होती है इस युद्ध में। अगले 35 वर्षों तक राजमहल पर शेर खां तथा उनके वंशजों का अधिकार बना रहता है। तो याद रखेंगे 3940 के बाद अगर देखा जाए तो 40 यानी 1540 से लेकर अगर देखा जाए तो लगभग ये 1500 आगे चल करके 1555 तक तो ये कन्फर्म चलता है, जो कि 1555 तक तो ये पूरा चलता है कम्प्लीटली। इसके बीच तक तो ये कह सकते हैं कि लगातार चलता है शेरशाह सूरी का शासनकाल। उसके बाद फिर बीच में हुमायूं के बाद फिर मुगल शासक जो वो वापस लौटते हैं। लेकिन लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग ये 35 सालों तक शेरशाह सूरी और उसके वंशज का अधिकार इस क्षेत्र में रहा था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यही बन सकते हैं कि किसके किसके बीच में लड़ा गया था, कब हुआ था और किससे संबंधित है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि टकरोई की लड़ाई कब हुई थी। आगे चलते तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में टकरोई की लड़ाई जो है वो किसके बीच में लड़ा गया था और आखिर में ये है क्या। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, वो है अफगान के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी मिल सकता है इसके संदर्भ में। अब याद रखेंगे अफगानों का दमन जब अकबर कालीन झारखंड का संदर्भ आता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। तो उस समय क्या होता है कि जब अकबर कालीन झारखंड की शुरुआत होती है जो कि 1556 से 1605 के बीच में, तो उसी समय अफगानों का दमन का एक क्रम आता है जिसमें अकबर विरोधी अफगानों में गाजी एवं हाजी बंधु, जुनैद एवं बवाजिद प्रमुख थे। इन अफगानियों ने क्या था कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र का उपयोग जो है वो किया था। इसमें से एक टकरोई की लड़ाई लड़ी गई थी जो कब लड़ा गया था, 3 मार्च 1575 को। 3 मार्च 1575 को इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 मार्च 1575 को टकरोई की लड़ाई जो है वो लड़ा गया। इसके बाद जुनैद करानी झारखंड के रास्ते बिहार भागने का प्रयास किया। भागने के क्रम में जुनैद ने रामपुर, आगे हम इसके बारे में सवाल हम देखेंगे, रामपुर नामक पहाड़ी क्षेत्र में शरण लिया और मुगल फौज पीछा करती हुई रामपुर पहुंची। रामपुर की लड़ाई में मुगल फौज ने जुनैद करानी को पराजित किया और इस प्रकार 1576 तक झारखंड क्षेत्र में सक्रिय कह सकते हैं कि अकबर के सभी विरोधी अफगान या तो पराजित हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे टकरोई युद्ध जो है ये भी एक महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में देखा जाता है। किसके किसके बीच में हुआ था, तो अफगान और मुगलों के बीच में हुआ था। उस समय मुगल शासक कौन थे, तो अकबर उस समय मुगल शासक थे। अब यहाँ पे सवाल एक ठो उठा था रामपुर। तो ये रामपुर जो वो किस स्थान पर अवस्थित है, तो इसके बारे में अगला सवाल जो है इसी से संबंधित है, तो उसके बारे में हम वहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखेंगे टकरोई की लड़ाई जो लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी, 3 मार्च 1575 को अफगान और कह सकते हैं कि ये मुगल और अफगानों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें जुनैद करानी, आप नाम याद रखेंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि रामपुर की लड़ाई में मुगल फौज ने जुनैद करानी को पराजित किया था। रामपुर वर्तमान में झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो इस तरह क्या है कि सवाल आपको घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। यह युद्ध कब लड़ा गया था, तो 3 मार्च 1575 को 3 मार्च 1575 को जो है वो टकरोई की लड़ाई लड़ी गई थी, 3 मार्च 1575 को। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि रामपुर की लड़ाई में मुगल फौज ने जुनैद को पराजित किया था और 1576 ईस्वी में
1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी में कह सकते हैं कि झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अकबर के सभी विरोधी अफगान या तो पराजित हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। तो 1576 में एक ऐसा भयानक युद्ध देखने को मिलता है अकबर के द्वारा या अकबर के शासनकाल में, जो कि यहाँ पे जितने भी इसके विरोधी शासक थे वो या तो कह सकते कि पराजित होकर के वहाँ से भाग जाते हैं या तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे रामपुर की लड़ाई में मुगल फौज और जुनैद करानी को पराजित किया था। रामपुर वर्तमान में झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी रामगढ़ जिले में। याद रखेंगे रामगढ़ जिले ये वर्तमान के आज का अगर रामगढ़ जिला अगर बात करें तो वहीं पे ये रामपुर स्थान है और ये रामपुर की पहाड़ी एक है, वहीं पर यह युद्ध देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि खुखरा के राजा ने मालगुजार की स्थिति को स्वीकार कर लिया और इस तरह बादशाही हुकूमत के साये में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह उक्ति किसका है? तो यह किसके द्वारा कहा गया कि खुखरा के राजा ने मालगुजार की स्थिति को स्वीकार कर और इस तरह बादशाही हुकूमत के साये में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? यह जो शब्दावली है या तो यह उक्ति जो है वो प्रयोग किया गया है वह किसके द्वारा प्रयोग किया गया है और किससे संबंधित किया गया है? तो याद रखेंगे खुखरा के उस समय राजा मधुकरण शाह से संबंधित उसने मुगल की अधीनता स्वीकार कर लिया और सालाना कर देना मंजूर कर दिया था, जिसके संदर्भ में कह सकते हैं कि अबुल फजल ने एक उक्ति दी थी। अबुल फजल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अबुल फजल ने बताया कि खुखरा के राजा ने मालगुजार की स्थिति को स्वीकार कर लिया है और इस तरह बादशाही हुकूमत के साये में आने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यह उक्ति किसकी है? तो याद रखेंगे अबुल फजल के द्वारा यह बात कही गई थी। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है इसमें से किसने मिदनापुर जाते समय मानभूम से गुजरा और परा तथा तेलकुपी में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये भी सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और कई बार सवाल यहाँ से पूछा भी गया है। तो याद रखेंगे राजा मानसिंह जब कह सकते हैं कि मिदनापुर जाते समय मानभूम से जब गुजर रहे थे तो उस समय परा और तेलकुपी में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। तो यह किसके द्वारा कराया गया था? तो याद रखेंगे राजा मानसिंह के द्वारा यह करवाया गया था। तो यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब तारीख़ शेरशाही अभी हमने देखा, तारीख़ शेरशाही के बारे में हमने देखा, अहमद यादगार उसके लेखक थे। अब आपसे पूछा जाए कि आईन अकबरी के लेखक कौन हैं? आईन ए अकबरी के लेखक कौन हैं? तो याद रखेंगे ये सिंपल सवाल है, आप सभी को बहुत लोगों को पता भी होगा कि अबुल फजल के द्वारा यह लिखा गया युक्ति है या कह सकते हैं कि पुस्तक है आईन ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह अबुल फजल इसका सही आंसर होगा। जिसमें से याद रखेंगे हजारीबाग का 2 स्थान का चर्चा भी मिलता है इसमें, छै तथा चंपा नामक 2 स्थान परगनों के रूप में बिहार सूबा में कह सकते कि शामिल थे और इसकी सालाना मालगुजारी जो था वो 15,500 रुपये था। 15,500 रुपये जो है वो सालाना मालगुजारी इसमें तय किया गया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि कोकरा के नागवंशी राजा को जमींदार ए खान अलामा के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ क्या है? तो जमींदार ए खान अलामा इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रतापी राजा, जनता का मालिक, हीरा खान का मालिक या खान सुल्तानों का राजा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हीरा खान का मालिक। याद रखेंगे हीरा खान का मालिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब याद रखेंगे जब छोटा नागपुर खासकर नागवंश हम पढ़ते हैं, जब जहांगीर कालीन झारखंड पढ़ते हैं तो उसमें क्या कि मुगल इतिहास ग्रंथों में कोकरा के नागवंशी राजा जमींदार ए खान अलामा अर्थात हीरा खान का मालिक के नाम से भी जाना जाता है। हीरा खान का मालिक कहा गया है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, अब यहाँ पे एक और पुस्तक के बारे में आपको पढ़ना है या याद रखना है, तुजुक ए जहांगीरी। यह किसकी रचना है? तो यह कह सकते हैं कि रचना जो है वो जहांगीर की है और जहांगीर की आत्मकथा माना जाता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे यह जहांगीर के द्वारा ही लिखा गया अपनी कह सकते हैं कि आत्मकथा है। तुजुक ए
इसके पहले हमने देखा और दो दो चीज़ इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं, तारीख़ शेरशाही और तारीख़ फिरोज शाही। तो तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। याद रखेंगे तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही ये याद रखेंगे। और दूसरा था कि तारीख़ शेरशाही, जो कि अहमद यादगार के द्वारा लिखा गया था, अहमद यादगार। तो इन दोनों पुस्तक के बारे में आप जरूर याद रखेंगे, अहमद यादगार के बारे में आप याद रखेंगे, अहमद यादगार के द्वारा यह लिखा गया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, आज का अगला सवाल है कि इसमें से किसे जहांगीर ने 4 हजारी मनसबदार बनाया तथा फाथ जंग की उपाधि दी थी? इसमें से किसे जहांगीर ने 4 हजारी मनसबदार बनाया था तथा फाथ जंग की उपाधि दी थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे कि अगर बात करें कि अभियान में के नेता इब्राहिम खां को अगर बात करें, जहांगीर के द्वारा इब्राहिम खां को 4 हजारी मनसबदार बनाया था तथा उसे फाथ जंग की उपाधि दी थी। तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम खां। अब सवाल उठता है कि आखिर में ये फाथ जंग की उपाधि क्यों दी थी? ये भी सवाल बन सकता है। तो याद रखेंगे, मुगल बादशाह जहांगीर ने दुर्जन साल को बंदिर बनाकर जब ग्वालियर किला में भेज दिया था, तो वहाँ पे क्या कि उस समय जो इसके नेता थे जहांगीर के, वो इब्राहिम खां ही थे, जिसके कारण से वहाँ पे जब इस युद्ध में कह सकते हैं कि विजय होते हैं, या तो कह सकते हैं कि जीत होती है जहांगीर की, तो उसके बाद कह सकते हैं कि इसे इब्राहिम खां को 4 हजारी मनसबदार बनाया जाता है, 4 हजारी मनसबदार बनाया जाता है तथा फाथ जंग की उपाधि जो वो दी जाती है। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है, अगला सवाल है कि किस नागवंशी शासक ने झरोखा दर्शन की व्यवस्था की थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में जरूर यहाँ से सवाल जो वो देखने को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर में झरोखा दर्शन है क्या? तो झरोखा दर्शन एक ऐसा कह सकते हैं कि ये महलों में तैयार किया जाता था और महलों में ये बनाया जाता था। ये व्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से मुगलों के समय में देखने को मिलता था। लेकिन याद रखेंगे आप, एक सवाल उठता है दुर्जन साल या दुर्जन शाह। दुर्जन साल क्या है कि ये काफ़ी समय तक कह सकते हैं कि अंग्रेजों के नज़दीक रहे थे, जिसके कारण से या अंग्रेजों के तालमेल में ये रहे थे, जिसके कारण से इसे क्या है कि इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो वो पता चल गया था। तो वही मुगलों को देखा देखी ही, या तो उसी को देख करके ये कॉपी किया था और इसने भी झरोखा दर्शन की व्यवस्था की थी, जब ये कह सकते हैं कि शासनकाल में आते हैं दुर्जन शाह। तो अगर पूछा जाए कि किस नागवंशी शासक ने झरोखा दर्शन की व्यवस्था की थी, तो इसका सही आंसर होगा दुर्जन साल। या किससे देखने के बाद यह व्यवस्था किया था? तो याद रखेंगे, यह मुगलों को देख करके ही इसके बारे में कह सकते हैं कि लगवाने का प्रयास किया था, यह व्यवस्था किया था। अब याद रखेंगे, जो सवाल एक से और पूछा जा सकता है कि कितने सालों तक दुर्जन साल को जो है वो ग्वालियर जेल में कैद रखा गया था? तो 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक आप याद रखेंगे, इसे 12 वर्षों तक इसे ग्वालियर जेल में कैद रखा गया था। कब से कब तक? तो 1615 से लेकर 1627 ईस्वी तक इसे कह सकते हैं कि रखा गया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी राजधानी 3 ओर पहाड़ी और 1 ओर नदी, जो कि दक्षिणी कोयल नदी के किनारे से घिरा सामरिक दृष्टि से अधिक सुरक्षित माना जाता है? अब यहाँ पे अगर इसका सवाल देखा जाए तो इसके बारे में याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यह स्थान जो है वो मुख्य रूप से दोयसा के बारे में बताया जा रहा है। दोयसा एक ऐसा स्थान है जो कि कह सकते हैं कि राजधानी 3 ओर से पहाड़ी और 1 ओर नदी देखने को मिलता है, जो कि नदी कौन है? तो दक्षिणी कोयल है। अब दोयसा इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी कह सकते हैं कि सुरक्षित स्थान के रूप में देखने को मिलता है। जब हम छोटा नागपुर खास के नागवंश में जब शाहजहाँ कालीन शासन देखते हैं या शाहजहाँ कालीन झारखंड को देखते हैं, तो वहाँ पे हम इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि नागवंशी शासक दुर्जन साल जो जहांगीर द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद जब छोड़ दिया गया था, तो 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी कोकरा, जिसे खुखरा के नाम से भी जाना जाता है, उसे लौटा दिया गया और उसने 1640 तक शासन किया। उसने खुखरा के स्थान पर दोयसा को अपनी राजधानी बनाया और राजधानी परिवर्तन मूलतः जो वो सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। तो यहाँ से जो कह सकते हैं कि खोखरा से जो दोयसागढ़ जो स्थानांतरण होता है, यह किस आधार पर होता है? तो इसमें मुख्य रूप से जो देखने को मिलता है वो सुरक्षा है,
क्योंकि सुरक्षा के कारण से ही कह सकते हैं कि यह स्थान जो है वो परिवर्तित होता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, कि सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? सरायकेला राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी सवाल जो वो पूछा जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो अगर आपका यहाँ पे सही आंसर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के द्वारा ही कह सकते हैं कि सरायकेला राज्य की स्थापना जो है वो की गई थी। अब यहाँ पे एक एक करके थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में एक एक करके सभी चीज़ों को हम समझते हैं थोड़ा सा। अब सबसे पहले तो यहाँ पे समझते हैं कि आखिर में इसके बारे में से कह सकते हैं कि सरायकेला और खरसावां, इन दोनों रियासतों के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। इसमें से सबसे पहले आता है सरायकेला। अगर बात करें सरायकेला, तो सरायकेला की स्थापना, सरायकेला रियासत की स्थापना विक्रम सिंह, जो कि कह सकते हैं कि पुरहाट के सिंह वंशी राजा जो अर्जुन सिंह है उसका ये छोटा पुत्र थे। आरंभ से ही इस रियासत में 10 गांव थे, जो कि वर्ष 1770 में सरायकेला रियासत का संपर्क जो वो अंग्रेजों से होता है। 1770 ईस्वी में इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि अंग्रेजों का कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जान पहचान होता है, और इसके बारे में धीरे धीरे वो कह सकते हैं कि कब्जा करना वो पसंद करते हैं, और धीरे धीरे ये कब्जा करना शुरुआत करते हैं। 1803 में आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल ने सरायकेला के राजा अभिराम सिंह को कहा था कि मराठों के विरुद्ध सहायता करने पर उससे सालाना कर जो वो नहीं लिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कह सकते हैं कि जो सरायकेला रियासत की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा, तो विक्रम सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने प्रथम बार कब सिंहभूम में प्रवेश किया था? अब यहाँ से पूछा जाए कि सिंहभूम में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था वो कब होता है? तो याद रखेंगे अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश 1767 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में, डेट आप जरूर याद रखेंगे। 1767 ईस्वी में आरंभ होता है, और ये अंतिम देर तक चलता कब तक है, तो 1837 तक ये लगभग चलता है सत्ता। अगर बात करें इस कोल्हान क्षेत्र में कंपनी सरकार की सत्ता जो वो निश्चित रूप से स्थापित हो गई। इस प्रकार इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 7 दशक का समय लग गया। आप देख सकते हैं कि 1767 में इसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन अंतिम रूप से जो इसमें कब्जा हो पाता है वो 1837 ईस्वी में हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा ये प्रोसेस चलता है, काफ़ी लंबा संघर्ष देखने को मिलता है। इसीलिए कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो अंग्रेज थे वो जानते थे कि अगर समय तक अगर कहीं हम बने रहें तो हमें सफलता जो वो अवश्य मिलेगा, जिसके कारण से वो कई तरह के अलग अलग नीति को अपनाए, और यह लगातार जो वो प्रयासरत रहे, जिसके कारण से 1767 में प्रवेश होने के बाद 1837 ईस्वी में कह सकते हैं कि फाइनली उस क्षेत्र में अधिकार हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, आज का अगला सवाल है कि किस राजा ने छोटा नागपुर खास में नागवंशी राजा से टोरी परगना छीन लिया? टोरी परगना छीन लिया, और टोरी परगना छीनने के बाद कह सकते हैं कि उसे 1722 ईस्वी में कब्जा जो वो जमाए रखा था। तो 1722 ईस्वी में तो कह सकते हैं कि यह कब्जा जो है वो जमाए रखा था। इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हमको बताना है कि इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो आप सभी को कितने लोगों को पता है। आप कमेंट करके इसे ज़रूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा इसके बारे में आप जरूर बताएंगे कि किस राजा ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा टोरी परगना छीन लिया और 1722 ईस्वी तक कब्जा जो वो जमाए रखा। ऑप्शन इसमें है रंजित राय, मेदिनी राय, जगन्नाथ राय या साहेब राय। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेदिनी राय इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मेदिनी राय इसका सही आंसर हो जाएगा, मेदिनी राय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि किस राजा ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से टोरी परगना छीन लिया और उसे 1722 तक कब्जा जो वो जमाए रखा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मेदिनी राय इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर। आज का अगला सवाल है कि सरायकेला एवं खरसावां रियासत किस वर्ष राज्यों के पुनर्गठन के साथ इसे बिहार राज्य में मिला दिया गया? अब हम जानते हैं कि अलग पुराने समय में क्या था कि अलग अलग रियासत हुआ करते थे,
और कई सारे रियासतों को मिला करके, जैसे क्या है कि कई सारे छोटे छोटे रियासत थे। अब छोटे छोटे रियासत होने के कारण से क्या हुआ कि उसे मिलाने का प्रयास किया गया और इन सभी रियासत को मिला करके एक जगह कह सकते हैं कि ये सामूहिक रूप से इसको तैयार किया गया। अब यहीं पे पूछा जा रहा है कि आखिर में ये किसके तहत कह सकते हैं कि किस वर्ष या कौन से राज्य पुनर्गठन विधेयक के साथ इसे बिहार राज्य में मिलाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा कि 1956 में, 1956 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय इसे बिहार राज्य में जो वो मिला दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि सरायकेला एवं खरसावां रियासत, सरायकेला एवं खरसावां रियासत को राज्यों के पुनर्गठन विधेयक के साथ इसे बिहार राज्य में कब मिला दिया गया, तो 1956 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इस तरह के सवाल जो वो आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार के तत्कालीन राजस्व समाहर्ता टॉमस रम्बोल्ड ने बंगाल के किस गवर्नर को जुलाई 1768 में एक पत्र लिखा था, जिसमें से उन्होंने बताया कि दक्षिण बिहार के जमींदार जो वो अत्यंत उपद्रवी हैं। जब कभी उनके विरुद्ध फौज भेजी जाती है तो वे झारखंड की पहाड़ियों में आश्रय ले लेते हैं। इस स्थिति में परिवर्तन लाने का एक ही तरीका है कि पलामू किला पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि छोटा नागपुर खास की पहाड़ी मार्गों की प्रहरी यह किला है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक राजस्व समाहर्ता, उस समय बिहार के राजस्व समाहर्ता थे, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है और किस गवर्नर के समय में वह लिखा जाता है या किस गवर्नर को लिखा जाता है, जिसमें से इसमें बताते हैं कि दक्षिण बिहार के जो भी जमींदार या अत्यंत जमींदार है वो अत्यंत उपद्रवी हैं। जब कभी उनके विरुद्ध फौज भेजी जाती है तो वो झारखंड की पहाड़ी में छिप जाते हैं। लेकिन जैसे हम साइड होते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है कि परिवर्तन लाने का एक ही तरीका है कि पलामू किला पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि छोटा नागपुर खास की पहाड़ी मार्गों पर कह सकते हैं कि यह प्रहरी का किला माना जाता है। तो ये भी इसी दृष्टि से कह सकते हैं कि यह जो निर्णय लिया गया था वो किसके द्वारा लिया गया था। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर में वह पत्र जो है वो किस गवर्नर को लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन है गवर्नर हेनरी वेरेल्स, गवर्नर फर्ग्यूसन, गवर्नर विल्किंसन या गवर्नर रपसेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गवर्नर हेनरी वेरेल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कैप्टन जैकब कैमक, इसके बारे में आप जरूर पढ़े होंगे। कैप्टन जैकब कैमक ने अपनी टोपी किस नागवंशी शासक की पगड़ी, जो कि कह सकते हैं कि उस समय क्या है कि उसकी पगड़ी जो वो हीरो से जड़ित था उससे अदली बदली की और छोटा नागपुर खास के समझौते पर उसकी पुष्टि की। अब यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टेड सवाल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये दरअसल एक चाल थी। किसकी चाल थी? तो ये कैप्टन जैकब कैमक की चाल थी, या कह सकते हैं कि या तो चाल या तो फिर लालच हम मान सकते हैं, क्योंकि उसकी टोपी जो थी वो तो साधारण थी, लेकिन हम जानते हैं कि नागवंशी परंपरा के अनुसार वहाँ के जो भी राजा होते हैं उसके जो बनाए जाते हैं वो मुकुट बड़ा ही कह सकते हैं कि सुंदर मुकुट जो वो बनाया जाता है। सुंदर मुकुट कह सकते हैं कि बनाया जाता है जिसके द्वारा एक मुकुट बनाया जाता है, जिसके द्वारा ही कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में देखने को मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि कैप्टन जैकब कैमक ने अपनी टोपी किस नागवंशी शासक की पगड़ी के साथ अदली बदली कर ली और छोटा नागपुर खास के समझौते की पुष्टि की थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा दर्पनाथ शाह। दर्पनाथ शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दर्पनाथ शाह। दर्पनाथ शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि चेरों ने किसके कारण नए किले का परित्याग कर पुराने किले में शरण ली थी। अब यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है कि आखिर में चेरों के द्वारा नई किला को छोड़ करके वो पुराने किला की ओर क्यों प्रस्थान हुए? इसका आखिर में कारण क्या हो सकता है? क्या सेना की कमी के कारण, कम ऊंचाई के कारण, या छोटे आकार के कारण, या पानी की कमी के कारण? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इन सभी चीज़ों को आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम्स में सवाल जो वो बेशक ही देखने को मिलेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पानी की कमी के कारण से। पानी की कमी के कारण से कह सकते हैं कि चेरों ने नए किला को परित्याग करके वह पुराने किले में पहुंचे थे।
तो इसका सही आंसर होगा पानी की कमी के कारण। अगला सवाल है कि पलामू की तुलना में छोटा नागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश जो वो आसानी से हो गया, क्योंकि छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह ने इसके लिए खुद पहल की थी। और इसका कारण क्या था? आखिर में कोई राजा क्यों चाहेगा कि यहाँ पे आकर के अंग्रेज प्रवेश करे और इसमें शासन करे? लेकिन एक व्यक्ति थे पलामू की तुलना में छोटा नागपुर खास, अगर बात करें छोटा नागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश जो है वो आसानी से हो गया, क्योंकि छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह ने इसके लिए खुद जो है वो पहल किया था। अब यहाँ पे इसका कारण आखिर में क्या हो सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें से सवाल पूछा जा रहा है, इसमें ऑप्शन है कि दर्पनाथ शाह के राज्य के दक्षिणी भाग में लड़ाका कोल जो थे उसने उपद्रव मचा रखा था, बिल्कुल सही है। नागवंशी राज्य को चलाना रामगढ़ के राजा मार्फत पड़ता था और रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह बकाया कर उसकी वसूली के नाम पर नागवंशी इलाकों पर जब तब हमला किया करता था। और तीसरा इसमें बोला गया कि नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह पलामू के चेरों के खिलाफ अंग्रेजों की सफलता से प्रभावित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है और आज का ये अंतिम सवाल है और इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। फाहियान ने अपनी किस यात्रा वृतांत में छोटा नागपुर को कुक्कुट लाड़ कहा है? अब यहाँ पे सवाल कई लोगों को लगता है कि आखिर में किसमें कहा था, तो यह तो आंसर आपको पता होगा, सभी को पता होगा कि कुक्कुट लाड़ में फाहियान ने अपनी यात्रा वृतांत को क्या कहा था। तो इसके बारे में अगर पूछा जाए तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, फोकोक्वी, सीयूकी, कीचिंकाइलो या किलोना या सुफलाना। इसका सही आंसर आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे। इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आखिर में इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्वेश्चन आप सभी को पसंद आया होगा। ये सवाल आज के कम थे, लेकिन आगे आने वाले समय में हम फुल लेंथ टेस्ट लेकर जल्द ही आने वाले हैं, जिसमें से हम सारे प्रश्नों को फुल लेंथ हम कवर करेंगे। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि फाहियान ने अपनी किस यात्रा वृतांत में छोटा नागपुर को कुक्कुट लाड़ कहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी आगे आने वाले एग्जाम्स में कोई भी यहाँ से सवाल पूछा जाता है तो आप आसानी से इसे हल कर सकेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।